हाय फ्रेंड्स। पिछली क्लास में हमने बात की थी प्रेशर की कि कैसे कोई लिक्विड किसी सरफेस पे प्रेशर जनरेट करता है। अगर हम पानी के अंदर स्विमिंग करते हैं तो वाटर सरफेस की वजह से हमारे ऊपर कितना प्रेशर अप्लाई होता है। आज हम फ्लूइड मैकेनिक्स का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसको बोलते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन। मन में टॉपिक सुनते ही फर्स्ट क्वेश्चन जो राइज हो सकता है वो ये है कि क्या ये कंटिन्यूटी इक्वेशन हमारे कहीं डेली लाइफ में काम आता है। आखिर फिजिक्स में इसको यहां देने का पर्पस क्या है। देखो, जब हम अपनी गाड़ी को वॉश करने के लिए देके आते हैं सर्विस सेंटर पे, तो वहां अगर आप कभी गए हो तो एक पाइप होती है जिससे यहां से पानी बाहर आता है, जिसकी स्पीड बहुत हाई होती है, जो नॉर्मल डस्ट पार्टिकल को अपने साथ में ले जाता है। अब पानी जहां से एंटर हुआ वहां तो स्पीड नॉर्मल थी, जब पानी बाहर आया तो स्पीड इतनी हाई कैसे। क्वेश्चन नंबर 1, उस हाई स्पीड वाटर का रीजन क्या है। सेकंड रीजन, जब हम घर पे नहाते हैं तो बाथरूम में स्प्रिंकलर होता है, फव्वारा जिसको हम बोलते हैं, उसमें से जब पानी बाहर आता है तो ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में आता है और फास्ट स्पीड पे आता है, उसका रीजन क्या है। इन दोनों सवालों का जवाब देता है कंटिन्यूटी इक्वेशन कि आखिर उस हाई स्पीड वाटर के पीछे लॉजिक क्या है। देखो, ये रीजन ये है या कंटिन्यूटी इक्वेशन ये है। अगर आपको कहा जाए कि यहां से कोई पानी हम एंटर करवाते हैं इस पाइप में, तो जहां से एंटर करेगा वहां स्पीड होगी हाई, जब यहां बाहर आएगा तो स्पीड क्या हो जाएगी, इसकी रिड्यूस हो जाएगी। हमें भी दिखता है लेकिन उस टाइम हम ये एज्यूम नहीं कर पाते कि किस पे अप्लाइड है, कंटिन्यूटी इक्वेशन पे। कंटिन्यूटी इक्वेशन ये बोलता है कि यहां से जितना पानी एंटर करता है उतना ही पानी यहां से बाहर आएगा। मतलब जितने लीटर पानी हम यहां से एंटर करवाएंगे उतना ही लीटर पानी यहां से बाहर आएगा। उसको मैनेज करने के लिए ऑटोमेटिक यहां से स्पीड जो है वो कुछ रिड्यूस हो जाती है। ये है कंटिन्यूटी इक्वेशन। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इज इक्वल एट ऑल क्रॉस सेक्शनल एरिया। हर क्रॉस सेक्शनल एरिया पे रेट ऑफ फ्लो जो होता है वो इक्वल होता है, चाहे यहां ले चाहे यहां ले चाहे यहां ले, पानी जितना एंटर करेगा उतना ही बाहर आएगा। यूं ही मान लो यहां से पानी आ रहा हो, आप पेड़ पौधों में पानी दे रहे हो और आपने पाइप को सामने से यूं कुछ दबा लिया है यूं, तो आगे प्रेशर की, ये वाटर की स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज। सेम चीज किस पे अप्लाइड है, कंटिन्यूटी इक्वेशन पे। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या बोलता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इज इक्वल एट ऑल क्रॉस सेक्शनल एरिया। हर क्रॉस सेक्शनल एरिया पे जो वाटर का फ्लो है वो इक्वल होता है। इस रेट ऑफ फ्लो को, इसको बोलते हैं डिस्चार्ज। फ्लूइड के केस में इसको बोलते हैं डिस्चार्ज, कितना वाटर डिस्चार्ज हुआ है, और इसको लिखा जाता है क्यू से। इस क्यू की वैल्यू दी जाती है ए इंटू वी से, जहां ए क्या है, एरिया है, और वी क्या है, वेलोसिटी है। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन ये है कि यहां अगर हम इनलेट मान ले Q1, यहां मान ले Q2, तो जो Q1 है ये इक्वल होता है Q2 के, या Q की जगह क्या लिख सकते हैं, AV। तो जो A1 V1 इक्वल होता है ये होता है A2 V2 के। ये थी कंटिन्यूटी इक्वेशन। अब इसको अप्लाई कैसे किसी क्वेश्चन पे किया जाता है, कैसे सर्विस सेंटर वाला इसको काम में लेता है, कैसे हम स्प्रिंकलर के केस में इसको काम ले सकते हैं, इसका क्वेश्चन मैं आपको एक करके दिखाता हूं कि क्या रीजन है कि जब हम पानी से नहाते हैं तो आउटलेट के टाइम पे उस स्प्रिंकलर में वाटर स्पीड इंक्रीज हो जाती है। क्या रीजन है कि वो जो पानी जब बाहर उस सर्विस सेंटर पे पाइप से आता है तो उसकी स्पीड इतनी हाई होती है। देखो, हम एक एग्जांपल लेते हैं। ए पाइप ऑफ डायमीटर 6 centimeter is having water inlet at 8 centimeter per second। एक पाइप है जिसका डायमीटर में कितना गिवन है, 6 सेंटीमीटर।
इसमें जब पानी एंटर करता है तो कितनी स्पीड पे आता है? 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड पे। इट हैव 20 होल्स एट आउटलेट of 2 mm diameter. Then find the speed of water at outlet. ये बोलता है कि जो पाइप है यहां से इसका डायमीटर इसने दे रखा है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। स्पीड एंटर करता है वहां है 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये लो 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब यहां इसको ब्लॉक करके इस पे होल कर दिए गए। कितने होल किए गए? 20 होल। कितने साइज के? 2 mm डायमीटर के। तो जो यहां डायमीटर है ये है 2 mm। अब यहां से पूछता है हमें v। देखो कैसे करेंगे। अभी जो हमने कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ी थी उसमें आया था कि a1 v1 इज इक्वल्स टू होता है a2 v2। तो इस पे अप्लाई कर देते हैं a1 v1 इज इक्वल्स टू a2 v2। a क्या होता है? पाई आर स्क्वायर सर्कुलर सरफेस का। तो यहां क्या लिखेंगे? पाई आर स्क्वायर। आर कितना है? 6 सेंटीमीटर है। अब सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलेंगे तो 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई कर देंगे। स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। v1 कितना है? 8 है इज इक्वल्स टू a2 पाई आर कितना है? 2 mm है। mm को मीटर में बदलेंगे तो पावर आएगी -3 पाई आर स्क्वायर इंटू v2। और ऐसे कितने होल हैं? 20 होल है तो 20 से कर देंगे इसको मल्टीप्लाई। v2 अगर निकालना हो v2 तो इसको पाई से पाई कैंसिल कर दें। यहां आएगा 6 का स्क्वायर 36 10⁻⁻4 इंटू 8 और ये सारा आएगा इधर नीचे। तो इधर लिखा जाएगा 20 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻6। ये 2 ये 10 ये पावर बचेगी यहाँ -2 पावर ऊपर जाएगी तो हो जाएगी +2। 0 हटाएंगे तो यहां लगेगा पॉइंट। 3.6 इंटू 10⁻² या 360 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जो वाटर एंटर करता है 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड पे, इसके आउटलेट पे स्पीड कितनी आ रही है? 360 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यह है कंटिन्यूटी इक्वेशन जिसकी हेल्प से हम किसी भी वाटर की या किसी भी लिक्विड की, किसी भी फ्लूइड की स्पीड जो आउटलेट पे है वो कंट्रोल कर सकते हैं। अगर डिक्रीज करनी हो तो एरिया बढ़ा देंगे, इंक्रीज करनी हो तो एरिया कम कर देंगे। ये थी कंटिन्यूटी इक्वेशन। नॉर्मली इस पे इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम चलते हैं पास्कल्स लॉ में। आगे चलते हैं हम पास्कल्स लॉ में। देखो पहले मैं आपको यह समझा देता हूं कि पास्कल लॉ हमारे लिए कैसे यूजफुल है। देखो पास्कल लॉ क्या है? इसकी हेल्प से हम किसी सरफेस पे फोर्स की वैल्यू को एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। या पहले तो अगर आप सिंपली समझना चाहो इसका यूज क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो हम कोई साइकिल देखते हैं। ये साइकिल है, इसमें यहां हैंडल पे 2 तरह के ब्रेक अप्लाई होते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में रियर ब्रेक होता है और राइट हैंड साइड में फ्रंट ब्रेक होता है। मतलब अगर आपको पीछे वाला ब्रेक दबाना है तो आप लेफ्ट हैंड साइड का ब्रेक अप्लाई करोगे, फ्रंट साइड का अप्लाई करना है तो आप राइट साइड का अप्लाई करोगे। एक चीज उस टाइम यहाँ ये ध्यान रखते हैं कि अगर साइकिल की स्पीड ज्यादा है तो हम फ्रंट ब्रेक अप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि वरना साइकिल क्या है, नीचे गिर सकती है। सेम इसी तरह से जब हम बाइक की बात करते हैं, ये बाइक है, अब ये बाइक मान लेते हैं हम, तो देखो बाइक में भी 2 तरह के ब्रेक लगते हैं। जो पैर से हम अप्लाई करते हैं ये होता है रियर ब्रेक, पीछे का ब्रेक, जबकि आगे से हाथ से जो हम अप्लाई करते हैं वो होता है फ्रंट ब्रेक। मान लो बाइक चल रही है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, आप अप्लाई करते हो रियर ब्रेक, पैर से लगाते हो, कोई बात नहीं, आराम से बाइक रुकेगी। लेकिन अगर आप फ्रंट ब्रेक अप्लाई कर देते हो तो बाइक भी नीचे गिर सकती है।
ये दोनों इसलिए नीचे गिर सकते हैं क्योंकि यहाँ पास्कल लॉ अप्लाई नहीं हो रहा था। पास्कल लॉ क्या है, क्या इन ब्रेक्स की तरह हम ये मान सकते हैं कि जो अपनी गाड़ी होती है, कार है, क्या यहां भी मान लो ये 4 व्हील्स हैं इसके, क्या इसके अंदर भी 4 अलग अलग ब्रेक दिए हुए होते हैं कि अगर इस व्हील पे ब्रेक अप्लाई करना है तो ये लगाओ, इस पे करना है ये, इस पे ये, क्या वहां 4 ऑप्शन हमें मिलते हैं ब्रेक अप्लाई करने के? नहीं ना, वहां मिलता है सिर्फ एक ऑप्शन, जब आप पैर से लगाओगे तो ब्रेक अप्लाई होगा और ब्रेक चारों व्हील्स पे सेम अप्लाई होगा। मतलब अगर आप यहां प्रेशर अप्लाई करते हो तो एक पाइप यहां इन चारों से कनेक्टेड होती है, जिसमें जब आप इसको दबाओगे तो फ्लूइड कंप्रेस होगा। ये फ्लूइड है, इसमें इसको आप कंप्रेस करते हो और ये कंप्रेस्ड फ्लूइड चारों साइड में सेम प्रेशर जनरेट करता है। व्हाट इज पास्कल लॉ एंड व्हाई इट इज यूजफुल फॉर अस? पास्कल लॉ इज व्हेन वी आर गोइंग टू अप्लाई ए फोर्स or if we are going to generate a pressure then it will be equally distributed in all direction। अगर हम कोई प्रेशर जनरेट करते हैं तो ये सभी डायरेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। 4 साइड अगर है तो चारों साइड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसको बोलते हैं पास्कल लॉ। काम में कैसे लेंगे इसको? देखो यहां हमने ये कहा है कि सब डायरेक्शन में प्रेशर क्या है, इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि P1 जो इक्वल है वो किसके है, P2 के है। P क्या होता है, F अपॉन A, तो पास्कल लॉ से हम कह सकते हैं कि F1 A1 इज इक्वल्स टू होगा F2 A2। इस चीज को एक तो ब्रेक में काम में लिया जाता है, दूसरा काम में लिया जाता है लिफ्ट में। लिफ्ट में जब 6 आदमी 10 आदमी एक साथ कहीं पे उस लिफ्ट में चढ़ते हैं तो उसको कैसे लिफ्ट को इजीली ऊपर की तरफ उठाया जाता है, ये हम समझते हैं पास्कल लॉ से। देखो ये मान लें लिफ्ट है, लिफ्ट को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि जहां फ्लूइड फ्लो होना है, लिक्विड फ्लो होना है, एक साइड से क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो। यहां से मान ले एरिया है A1 और यहां से क्रॉस सेक्शनल एरिया है A2। इसके अंदर कोई लिक्विड भरा हुआ है, ये लो, यहां से प्रेशर अप्लाई किया जाता है P1, तो जितना प्रेशर आप यहां अप्लाई करोगे उतना ही प्रेशर यहां अप्लाई होगा P2, तो P1 किसके बराबर होगा, P2 के। अब मान लो यहां से आपने F फोर्स अप्लाई किया है या F1, तो यहां कितना फोर्स अप्लाई होगा, F2। कह क्या सकते हैं कि P1 बराबर P2 और P क्या था, F1 A1 इज इक्वल्स टू F2 A2। हमें मिलता है F2, F1 हम अप्लाई करते हैं और मिलता है F2, तो F2 क्या होगा, F2 होगा F1 अपॉन A1 इंटू A2। A1 की वैल्यू होती है कम और A2 की वैल्यू होती है ज्यादा। मान लो A2 जो है वो दे रखा है 3A1, मतलब A2 जो है ये है 6 सेंटीमीटर और ये है 18 सेंटीमीटर। एरिया अगर ज्यादा है, 3 टाइम ज्यादा है, सेंटीमीटर स्क्वायर में 3 टाइम है, तो यहां कितना आएगा A2 की जगह 3A1, तो फोर्स कितने टाइम मल्टीपल हो जाएगा, 3 टाइम। इस फॉर्मूले की हेल्प से लिफ्ट को काम करवाया जाता है कि कैसे जब हम एक क्रॉस सेक्शनल एरिया पे प्रेशर जनरेट करते हैं तो दूसरे क्रॉस सेक्शनल एरिया पे प्रेशर उतना ही मिलता है लेकिन फोर्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। F2 इज इक्वल्स टू F1 अपॉन A1 इंटू A2। अब अगर हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि पास्कल लॉ किस चीज के लिए अप्लाई होता है, क्या इसकी डेफिनेशन है, तो क्या लिखेंगे, इफ वी आर गोइंग टू अप्लाई ए प्रेशर देन इट विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल डायरेक्शन। लिख देता हूं मैं, क्या, इफ वी आर गोइंग टू अप्लाई ए प्रेशर देन it will be equally distributed in all directions। ओके, दिस इज पास्कल्स लॉ। आज हमने पढ़ा कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या है, पास्कल लॉ क्या है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे बर्नौली थ्योरम क्या है, कैसे आंधी के टाइम पे जो टिन शेड लगा हुआ होता है वो उड़ता है, ये सब चीजें पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छे से पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, याद करते रहिए, साथ में चलते रहिए। टेक केयर, बाय।